नमस्कार। आज मैं कुमार आयुष जो जिस विषय के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ, वो विषय है एक बहुत ही महान व्यक्तित्व के बारे में, जिनका वास्ता भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के क्रांतिकारी के रूप में था और बाद में कालांतर में वो एक बहुत ही बड़े आध्यात्मिक गुरु के रूप में और आध्यात्मिक जगत के एक महाव्यक्तित्व के रूप में भी उन्होंने अपनी पहचान दर्ज की। तो ऐसे श्री अरविंदो, जिनका पूरा नाम अरविंदो घोष था, उनके विषय में मैं उनके जीवन के विषय में और जो भी उनका जीवन पथ रहा उसके विषय में कुछ जानकारी आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो महर्षि अरविंदो का जन्म 15 अगस्त 1872 को ब्रिटिश इंडिया के कलकत्ता में, जो कि आज का कोलकाता है, वहां एक कायस्थ परिवार में हुआ था। 1879 में जब वो सिर्फ 7 वर्ष की उम्र के थे, तो शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए, क्योंकि उनके पिता का मानना था कि पाश्चात्य शिक्षा भारत की शिक्षा से और यहाँ की जो स्थानीय शिक्षा थी उससे बेहतर है, ऐसा उनका मानना था। और इसी वजह से उन्होंने श्री अरविंदो को और उनके 2 बड़े भाइयों को, दोनों को ही इंग्लैंड भेज दिया पढ़ने के लिए। श्री अरविंदो वहां 14 साल तक रहे। सेंट पॉल्स स्कूल लंदन से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और बाद में उच्च शिक्षा उन्होंने किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से प्राप्त की। वहीं उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम भी उत्तीर्ण किया, लेकिन उसको ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट इंडियन सिविल सर्विस में नहीं था। 1893 फरवरी 1893 में श्री अरविंदो भारत लौट आए। भारत लौटकर 1893 में उन्होंने बड़ौदा में, जो उस समय एक प्रोविंस था, वहाँ की प्रोविंशियल सर्विस को ज्वाइन किया और वहाँ रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में उन्होंने नौकरी शुरू की। वहीं वो बाद में इंग्लिश के प्रोफेसर भी बने और बड़ौदा कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल के रूप में भी उन्होंने काम किया। बड़ौदा में रहते हुए श्री अरविंदो ने भारतीय भाषाओं, संस्कृत और भारतीय सभ्यता और संस्कृति का भी गहन अध्ययन किया। बड़ौदा में रहते हुए उन्होंने कुछ साहित्यिक रचनाएं भी शुरू की, जिनके जिनमें उनकी कविताएं और साथ ही साथ जो भविष्य की क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी और उस समय की जो समकालीन क्रांतिकारी गतिविधियां थी उस पर उन्होंने नजर रखनी शुरू की और आगे की जो घटनाएं होने वाली थी उसके उसका विरोध करने के लिए जो भी प्रतिक्रियाएं थी और जो भी क्रियाकलाप होने थे
उसकी उन्होंने तैयारी वहीं से शुरू की। उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की राजनीति में एक सक्रिय रुचि लेना शुरू किया, लेकिन चूंकि वो बड़ौदा राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी नौकरी थी, तो उन्हें वो सामने नहीं आ सकते थे। तो और क्योंकि जो जिस पद पर वो थे, प्रोविंशियल सिविल सर्विस के पद पे, वहाँ वो साथ-साथ इन गतिविधियों को नहीं कर सकते थे और राजनीतिक गतिविधियों से रोक दिया था। लेकिन बैकग्राउंड में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। वहाँ रहते हुए वो बाद में बंगाल और मध्य प्रदेश के उन ग्रुप से भी जुड़े जो भारत के लिए उस समय के स्वतंत्रता संघर्ष के लिए अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ अलग-अलग तरीके से लड़ रहे थे। उन अलग-अलग ग्रुप से वो जुड़े और इसी दौरान अरबिंदो ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और सिस्टर निवेदिता से भी उनका संपर्क हुआ और उनके विचार को उन्होंने जाना और उससे प्रभावित हुए। उन्नीस सौ 6 में श्री अरबिंदो बड़ौदा छोड़कर कलकत्ता आ गए और यहाँ के नेशनल कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन कर लिया। ये वही समय था जब बंगाल का विभाजन और कांग्रेस में दो गुट उस समय थे। पहले से जो नरम दल चला रहा था और उस समय गरम दल, जिनको एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है, उनका भी उदय हो रहा था, क्योंकि अब वो विचारधारा भी आने लगी थी कि हम मांग कर आजादी नहीं ले सकते और सिर्फ मांगने से और नम्रता से आजादी नहीं मिलेगी, हमें उसके लिए कड़े एक्शन लेने पड़ेंगे और उसका जो अवरोध होगा, जो रेसिस्टेंस होगा, वो भी काफी क्लियर होना चाहिए। उन्होंने नॉन कोऑपरेशन और पैसिव रिवोल्ट का समर्थन किया। पैसिव रिवोल्ट विफल होने की स्थिति में जो खुले विद्रोह की तैयारी के रूप में भी उन्होंने अपनी तैयारी निजी तौर पर शुरू कर दी थी और उस समय की जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां थी, उसमें भाग लेना और उसका फ्रेमवर्क बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था। 1907 के जो कांग्रेस के सूरत सेशन में, जहां मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट जिन्हें गरम दल भी कहा जाता था, उनके विचारों और अंग्रेजी सरकार की विरोध की नीतियों को लेकर टकराव हुआ। उस समय उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ जो भी गरमपंथी थे, जो भी एक्सट्रीमिस्ट थे, उनका नेतृत्व किया था। वंदे मातरम, क्योंकि वो साहित्य से, पत्र पत्रिकाओं से पहले से ही जुड़े हुए थे, तो उसमें वंदे मातरम जो कि एक पत्रिका थी, उसका संपादन उन्होंने किया और पूर्ण स्वराज की मांग उसी समय उठने लगी थी, जिसका उन्होंने पूरे तरीके से समर्थन किया। मई 1908 में अलीपुर बम केस के सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल परिसर के भीतर चीफ प्रोसिक्यूशन विटनेस नरेन गोस्वामी की हत्या के बाद मुकदमे में उन्हें बरी कर दिया गया, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद भी अरविंदो को 1 साल की आइसोलेशन में रखा गया। उसके बाद उन्हें फिर रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने 2 नए प्रकाशन शुरू किए। इंग्लिश में कर्मयोगिन और
बंगाली में धर्म। जो भी उसमें उनकी नई पत्रिकाएँ थी, उनके लेखन के कारण और उसमें चूँकि वो काफ़ी एक्टिव रहते थे और मुखर होकर अपनी बात रखते थे, उनके खिलाफ ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट का उनकी जो दमन नीतियाँ थी उनके खिलाफ, वो जारी रही। और अप्रैल 1900 उसके बाद अप्रैल 1910 में श्री अरविंदो पौंडीचेरी चले गए। 1910 में पौंडीचेरी जाने के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स को, जो उस समय की राजनीति थी, उसको लगभग उन्होंने छोड़ दिया और आध्यात्मिकता के तरफ उनका झुकाव हो गया। दरअसल 1907 के करीब बारिन घोष, जो कि उनके भाई थे और एक महान क्रांतिकारी भी थे, इनके विषय में हमने जब स्वतंत्रता संघर्ष में कायस्थों का योगदान इस शीर्षक से जब हमने चर्चा की थी, तो बारिन घोष के विषय में हमने चर्चा की थी। तो हम वहाँ से भी जाके अगर बारिन घोष के विषय में जानकारी चाहें, तो वहाँ से भी जाकर हम देख सकते हैं। तो बारिन घोष इनके इनके भाई थे। उन्होंने श्री अरविंदो को एक महाराष्ट्रियन उस समय के योगी थे, विष्णु भास्कर लेले, इनसे मिलवाया और श्री अरविंदो उनके उनसे जो भी गाइडेंस मिला, उससे काफ़ी प्रभावित हुए। क्योंकि योगी विष्णु भास्कर लेले ने जो शिक्षा उन्हें दी और जो मार्गदर्शन दिया, उसके अनुसार यह बात थी कि एक आपके अंदर एक आंतरिक मार्गदर्शक है, आप उस पे निर्भर रहो और अंदर से बाहर आने की आप कोशिश करो। ये एक दर्शन था, जो कि श्री अरविंदो को काफ़ी पसंद आया और उनके दिल में उतर गया और यहीं से उनकी जो राह थी, वो आध्यात्मिकता की तरफ उनका झुकाव धीरे-धीरे बढ़ने लगा। पौंडीचेरी में जब वो 1910 में आए, तो उन्होंने योग और जो भी उस समय की आध्यात्मिक पद्धतियाँ थी, शिक्षाएँ थी, उस पर उन्होंने ध्यान पूरे तरीके से केंद्रित कर लिया। 1914 में 4 साल लगभग 4 साल के बाद उन्होंने एक मैगज़ीन निकाला जिसका नाम आर्या था और साथ ही साथ जो भी सैद्धांतिक और दार्शनिक चीज़ें थी और अपनी जो काव्य रचनाएँ थी, वो उन्होंने लिखनी शुरू की। श्री अरविंदो, जैसा कि मैंने बताया कि 1914 में उन्होंने आर्य पत्रिका, जो एक मासिक पत्रिका थी और दर्शन से संबंधित थी, वो उन्होंने निकालना शुरू किया। इसके बाद उनके कुछ और उनकी कुछ और रचनाएँ थी, जैसे द लाइफ डिवाइन। द लाइफ डिवाइन में उन्होंने दर्शन के विषय में कहा है, दर्शन के विषय में मतलब भारतीय दर्शन के विषय में, उपनिषदों के विषय में और खास करके सुपर माइंड के विषय में उन्होंने बात कही है। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ योगा, सावित्री, द सीक्रेट ऑफ द वेदा एंड एसेज ऑन द गीता, ये उनकी कुछ मुख्य रचनाएं रही। बाद में श्री अरविंदो आश्रम, इसकी भी स्थापना हुई 1926 में और वहां उन्होंने इंटीग्रल योगा का मतलब है
कि आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन दोनों के विषय में उन्होंने बात की, दोनों को ही उन्होंने ज़रूरी बताया और दोनों का ही जो सम्मिश्रण उन दोनों के सम्मिश्रण से जो आध्यात्म निकलता है, उसकी उन्होंने बात की और उस योग की बात की जिसको उन्होंने इंटीग्रल योगा जिसे कहा जाता है। तो इंटीग्रल योगा का मतलब हुआ कि आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही चीज़ें जो हैं, वो जब एक हो जाएँ और एक करने की कोशिश हो और वहाँ से जब कुछ निकले, जैसे कि उन्होंने सुपर माइंड की बात की थी, अगर मैं सुपर माइंड के विषय में कहूँ, सुपर माइंड का मतलब ये था कि एक तो हमारा ब्रह्म है, ब्रह्म जो कि हमारे भौतिक मस्तिष्क से, भौतिक अ, शरीर से और भौतिक अस्तित्व से अलग है, वो बिल्कुल अलग है। तो उन्होंने दोनों के बीच की बात की और वो बीच का रास्ता कैसे मिलेगा? तो उसको उन्होंने कहा आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों के मिलन से मिलेगा। श्री अरविंदो का निधन 5 दिसंबर 1950 को हो गया। बाद में मीरा अल्फासा जो कि एक फ्रेंच सिटीज़न थी, बाद में पौंडीचेरी आई, आध्यात्मिकता के साथ उनका जुड़ाव रहा और बाद में इनकी शिष्या बन गई और इन्होंने उन श्री अरविंदो के कार्य को आगे बढ़ाया। श्री अरविंदो का जो जीवन था, पहले एक क्रांतिकारी के रूप में, फिर दार्शनिक के रूप में, साथ-साथ साहित्यकार के रूप में भी, उसने सिर्फ़ भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर भी लोगों को प्रभावित किया। श्री अरविंदो का जो जीवन था, जैसा कि मैंने बताया, पहले क्रांतिकारी के रूप में और बाद में एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में, दोनों में ही उनका एक आदर्श रहा और दोनों के ही उच्च आदर्शों को उन्होंने स्थापित किया और लोगों के सामने रखा। और जो भी उनकी शिक्षाएँ थी, शिक्षा को लेके, दर्शन को लेके, इंटीग्रल योगा को लेके, सुपर माइंड को लेकर, साथ ही साथ इसके बाद जो उनके विचार थे उपनिषदों पे, भारतीय संस्कृति पे, ह्यूमन इवोल्यूशन पे, इस सब ये सब उनके विचार ऐसे थे जिसने वैश्विक स्तर पर लोगों को काफ़ी प्रभावित किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि श्री अरविंदो का जीवन सिर्फ़ उस समय नहीं, आज भी उनके बताए हुए आदर्श और उनकी जो रचनाएँ थी, वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है और भविष्य के लिए भी हमेशा जब आध्यात्मिक और सामाजिक ट्रांसफ़ॉर्मेशन की बात होगी, तो वहाँ हमेशा एक मसाल की तरह हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। धन्यवाद।